गुड मॉर्निंग एवरीवन। निशा इतिहास गंगोत्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रतिक्रियावादी युग में वियना कांग्रेस के प्रमुख प्रतिनिधि कौन थे और वियना कांग्रेस में प्रमुख राष्ट्र कौन थे, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो नवंबर 1814 ईस्वी में विचार विमर्श और निर्णय लेने का कार्य वियना कांग्रेस में आरंभ हुआ, जो 18 जून 1815 ईस्वी के वाटरलू में नेपोलियन की पराजय से 9 दिन पूर्व 9 जून 1815 को इस कांग्रेस के समस्त प्रतिनिधियों ने विविध विषयों से संबंधित निर्णयों पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें यूरोप के 90 बड़े महाराजाओं, 63 राजाओं, उनके प्रतिनिधि वियना कांग्रेस में भाग लिए थे, लेकिन तुर्की का प्रतिनिधि उसमें सम्मिलित नहीं हुआ था। दीर्घकालीन युद्ध की समाप्ति के उपरांत जो यूरोप है वह फिर से पुनर्स्थापित किया जाए, कैसे उसका यूरोप का संचालन किया जाए, कैसे पुराने राजवंशों के राजाओं को उनको उनकी गद्दी पर बैठाया जाए, इन सब बातों को लेके अब ये जो यूरोप के जो बड़े राष्ट्र थे, इन लोगों ने वियना कांग्रेस में कोई सुनिश्चित कार्य प्रणाली नहीं था। उसे बनाने के लिए अब वे लोग तैयार थे, बैठकर बातचीत करना चाहते थे, टेबल पर समझौता करना चाहते थे। हम देखते हैं कि प्रारंभ में इंग्लैंड, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रिया, 4 प्रमुख राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए अपने ढंग से इसको संचालित करना चाहते थे। फ्रांस के प्रतिनिधि, अब चूंकि बुर्बो राजवंश का लुई 18वें शासन बैठ गया था, तो लुई 18वां जो इन लोगों के द्वारा वह बनाया गया शासक था, तो स्वाभाविक है कि अब लुई 18वें का प्रतिनिधि यानी कि फ्रांस के प्रतिनिधि भी इसमें सम्मिलित होंगे। तो फ्रांस के प्रतिनिधि के तौर पर टैलीरैंड ने इन 4 प्रमुख राज्यों को 8 राज्यों इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस, प्रसा, स्पेन, पुर्तगाल और स्वीडन की एक समिति बनाने के लिए प्रस्ताव दिया। क्योंकि टैलीरैंड भी एक अनुभवी राजनेता था, वह पहले के बुर्बो राजवंश के साथ भी काम किया था, नेपोलियन के साथ भी काम किया था और फिर से लुई 18वें के साथ भी काम कर रहा था, तो उसे अनुभव की कमी नहीं थी। अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए इन्होंने प्रतिक्रियावादी युग में 4 राष्ट्र मिलकर सभी निर्णय ले रहे थे, उन्हें 8 राष्ट्र मिलकर सभी निर्णय लेने के लिए बाध्य कर दिया। जनवरी 1815 ईस्वी में 4 प्रमुख राज्यों के गुट में फ्रांस को भी सम्मिलित कर लिया गया। 10 उपसमितियों में का भी निर्माण किया गया और इन उपसमितियों का काम था कि विशिष्ट समस्याओं पर विचार विमर्श कर इस पर निर्णय लिया जाए। और अब आता है कि 5 प्रमुख राज्य जो वियना में अपना प्रभुत्व बनाए हुए थे, उनमें कैसे कैसे शासक थे। तो सबसे पहले वियना कांग्रेस के 5 प्रमुख राज्यों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला, ऑस्ट्रिया। तो फ्रांस और इंग्लैंड के अनुरूप ऑस्ट्रिया एक राज्य नहीं था। पश्चिम में हैप्सबर्ग के प्राचीन अधिकृत क्षेत्र में हम देखते हैं कि ऑस्ट्रियन डचेज लोग रहते थे, जिनके निवासी मूल रूप से जर्मन थे। उत्तर में प्राचीन राज बोहेमिया था, जिसका सन 1526 में हैप्सबर्ग के शासकों ने अपने साथ विलय कर लिया था। हंगरी
पूर्व में डेन्यूब नदी का विशाल मैदानी वाला क्षेत्र था। दक्षिण में आल्प्स पर्वत थे, जिसके पार लोम्बार्डी और वेनेशिया थे। जो विशुद्ध रूप से लोम्बार्डी और वेनेशिया जो थे वह इटालियन थे। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि डच की भी संख्या है, इटालियन की भी संख्या है, जर्मन की भी संख्या है, पूर्व एशिया के देशों की भी लोग निवास करते हैं, भारत और चीन के लोग भी निवास करते हैं। और यह कोई एक देश नहीं था, बल्कि इसे एक सबको तोड़ मरोड़ कर एक राज्य बनाया गया था, जो नेचुरल देश नहीं था, शक्ति के बल पर बनाया गया था। अब देखते हैं कि 9वीं शताब्दी में डेन्यूब नदी घाटी में बस गए थे। वह लोग कौन थे? तो एशिया के लोग थे। हंगरी राज्य के बहुसंख्यक मैग्यार ऑस्ट्रिया साम्राज्य में ही थे। हम देखते हैं कि ऑस्ट्रिया और हंगरी में विभिन्न जातियों का समूह था, यानी कि विविधता में एकता थी। और इस परिस्थिति में इसे एक राष्ट्र के रूप में तैयार कर हम देखते हैं कि उसे एक मजबूत राष्ट्र में बनाना, और उस समय उसे एक मेटरनिख जैसा नेता भी मिल गया जो इस काम में सक्रिय रूप से भाग लिया और ऑस्ट्रिया को एक मजबूत देश के रूप में बनाया। और फ्रांस से बार बार फ्रांस को पराजित करने में अपनी भूमिका निभाई और ऑस्ट्रिया को एक मजबूत राष्ट्र में। और वियना कांग्रेस में यही मेटरनिख इसका प्रतिनिधि था। रूस, दूसरा रूस आता है। यहाँ जार अलेक्जेंडर प्रथम था। उसके विदेश मंत्री नेसल रोड थे, जो वियना कांग्रेस में प्रतिनिधि थे। मेटरनिख और अलेक्जेंडर प्रथम ने वियना कांग्रेस में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। अत्यधिक सक्रिय जार इतिहास के सर्वाधिक रहस्यमय व्यक्तित्वों में से था। महान कैथरीन के विलासमय वातावरण में उनका पालन पोषण हुआ था। फ्रांसीसी जैकोबिन शिक्षक से रूसों के सिद्धांतों को उन्होंने आत्मसात किया था, पढ़ा था। वह सन 1801 ईस्वी में अपने पिता की हत्या के बाद रूस का शासक बना था। 2 दशक तक उसने यूरोप के सर्वाधिक उदारवादी राजा बनकर अपने अन्य साथी राजाओं के स्वप्न को ध्वस्त कर दिया था। नेपोलियन को उसके रूस के विजय अभियान में पराजित करने के उपरांत उसका मस्तिष्क और अधिक रहस्यवादी हो गया। उसने ईसाई धर्म के न्याय और शांति के महान आदर्शों के अनुरूप समस्त देशों के राजाओं को परिवर्तित करने के प्रचार का अभियान छेड़ दिया था। स्वतंत्रता और ज्ञानोदय के प्रति समर्पण उसके धारा प्रवाह की अभिव्यक्ति का मुख्य प्रभाव रूढ़िवादियों को भयभीत करना था। क्योंकि इस वियना कांग्रेस में रूढ़िवादी अधिक सक्रिय थे, तो उनका काट कौन था? जार अलेक्जेंडर प्रथम। उनको आशंका थे कि समस्त यूरोप पर जार अपनी अब यह रूढ़िवादी अब जार को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। जार के अच्छे विचार को वे बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि वह रूढ़िवादी थे। जनता की भागीदारी सत्ता में नहीं चाहते थे, अपने राजवंशों की भागीदारी सत्ता में चाहते थे। तो जार के बात उन्हें खटकेंगे। तो उनको आशंका थी कि समस्त यूरोप पर जार अपनी सत्ता का विस्तार करने के लिए यह षड्यंत्र रच रहा है। उसके ऊपर जैकोबिन के साथ मिलकर सर्वशक्तिशाली फ्रांस के स्थान पर सर्वशक्तिशाली रूस का साम्राज्य स्थापित करने के लिए षड्यंत्र रचने का दोषारोपण किया गया। लेकिन मेटरनिख के सदृश राजनीतिक और कूटनीतिक गुणों का उसमें अभाव था। वह नैतिक राजनेता थे।
वह नैतिकता की बात करते थे, आदर्श की बात करते थे, छल कपट नहीं था। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया के जो चांसलर मेटरनिक थे वह एक कुशल राजनेता थे और उनमें राजनीतिक और कूटनीतिक गुणों का भरमार था। तो दोनों जो इस वियना कांग्रेस में सर्वाधिक भागीदारी निभाए तो दोनों दो पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, एक कूटनीतिक रूप से तैयार, एक आदर्श के अनुरूप चलने वाले राजनेता। तीसरा जिन्होंने अपने युद्ध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इंग्लैंड। वियना कांग्रेस के लिए प्रतिनिधि इंग्लैंड के योग्य और कुशल राजनीतिज्ञ विदेश मंत्री कैसरले को मनोनीत किया गया। नेपोलियन के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष में मित्र राष्ट्रों के लिए साहूकार के रूप में इंग्लैंड ने कार्य किया था। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति विचारणीय हो गई थी। राष्ट्रीय ऋण कई गुना 4 गुना पहले से बढ़ गए थे। इंग्लैंड के राजनीतिक और आर्थिक हितों की रक्षा करने का पूरा दायित्व उसके विदेश मंत्री कैसरले पर था। इंग्लैंड में राजनीतिक दृष्टि से शांति स्थापित करने के उद्देश्य से शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहता था। यही उसका मुख्य उद्देश्य था कि यूरोप में शक्ति संतुलन बना रहे। नेपोलियन को पराजित करने में इंग्लैंड ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। अतः वियना कांग्रेस में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान उसका था और उसके जो प्रतिनिधि कैसरले थे वह एक अनुभवी राजनीतिज्ञ थे। चौथा, प्रसा। वियना कांग्रेस में प्रसा का प्रतिनिधित्व राष्ट्रवाद और सैन्यवाद के प्रबल समर्थक हार्डेनबर्ग ने किया था और प्रसा को शक्तिशाली बनाना ही उसका मुख्य उद्देश्य था। अब पंचमा राष्ट्र फ्रांस आता है। वियना कांग्रेस में फ्रांस का प्रतिनिधित्व कुशाग्र बुद्धि, षड्यंत्रकारी, अत्यधिक अनुभवी राजनीतिज्ञ टैलीरैंड ने किया था। लुई 16वें के शासनकाल में बिशप के रूप में उन्होंने कार्य किया था। सन 1797 ईस्वी से 1807 ईस्वी तक नेपोलियन के अधीन विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया था। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए थे। उसी के कूटनीतिक प्रयासों के परिणाम स्वरूप 4 महाशक्तियों के साथ फ्रांस को स्थान मिला। टैलीरैंड ने ही वैधता के सिद्धांत का सूत्रपात किया था। उसने लॉर्ड कैसरले एवं अलेक्जेंडर प्रथम को भी अपने प्रतिभा से प्रभावित किया था। इन दोनों के समर्थन के कारण फ्रांस को प्रसा के विरोध के उपरांत भी इस वियना कांग्रेस में उचित स्थान मिला और इस उचित स्थान फ्रांस को दिलाने में टैलीरैंड का महत्वपूर्ण भूमिका था। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि वियना कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन थे और उनके जो प्रमुख विजित राष्ट्रों के संग 5 राष्ट्रों ने किस प्रकार मिल के इस कांग्रेस पर विचार विमर्श किया, निर्णय किया, इसका अध्ययन हम लोग किए और उन 5 राष्ट्रों की राजनीतिक परिस्थिति के बारे में पढ़े। अब हम लोग वियना कांग्रेस के निष्कर्ष क्या निकले और इन 5 राष्ट्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, अगले कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक यू। आप लोगों से आग्रह है कि निशा इतिहास गंगोत्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।